इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है भाई? केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स नामक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये जेई और नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें आप लोगों को क्या देखना, ये केमिकल रिएक्शन का क्या बताता है भाई? याद रखना, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या आपको बताता है वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान से समझना इसको। या ये चीज बताता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बताता है ये? केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएगा ये, या वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएगा, या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएगा। तीनों बातें सेम हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक तीनों बातें आपकी ये क्या है? सेम बातें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते क्या है वो ध्यान रखना। सबसे पहले बेटा हम इसमें पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं भाई? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करोगे? तो द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, क्या लिखना है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ concentration of reactant or product, ठीक है, reactant or product per unit time। क्या लिखेंगे भाई? पर यूनिट टाइम। तो सीधा सीधा मैं इसको लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। किसका होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होगा। और क्या लिख सकता हूं मैं? चेंज इन टाइम। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी भाई? The rate of reaction is defined as the change of concentration of reactant or product per unit time। पर यूनिट टाइम के लिए करना है। और रेट ऑफ रिएक्शन आपको याद रखना है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर बात है? चेंज इन टाइम डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलिए ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये होती है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, ध्यान से देना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा किसके लिए हम यूज करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ये ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि रिएक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। समझ गए बात को? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर किसी के लिए मुझे लिखना है, तो अगर मैं जनरल बात करूं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो सपोज दैट इन जनरल बात करें, इन जनरल कोई केमिकल रिएक्शन ले लो भाई। इन जनरल केमिकल रिएक्शन, कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन ले लो। सपोज दैट कंसीडर करो रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। किसमें चेंज हो रहा है? रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसको मैं दो टाइप से लिखता हूं। पहला टाइप ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखूंगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो लार्ज टाइम इंटरवल के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है? लार्ज टाइम इंटरवल के लिए वैलिड होता है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? डेल्टा से। और दूसरा नंबर होता है इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस अगर रेट ऑफ
ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि डेल्टा टी जो है टेंड्स टू जीरो। अगर टाइम जीरो की ओर जा रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस जो आपका रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान देना। और इसके लिए हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं। तो ये किसके लिए होता है भाई, याद रखना, ये होता है स्मॉल, किसके लिए होता है, स्मॉल, किसके लिए होता है ये, स्मॉल टाइम, किसके लिए होता है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो अब इन्हीं दोनों को हम देखते हैं और ध्यान से लिखते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। कितनी दूर तक समझ में आया कैसे लिखना है? चलो अब ध्यान से देखते हैं लिखना कैसे है। कोई जनरल रिएक्शन मैं ले लूं, सपोज दैट कंसीडर करो कि मैंने जनरल रिएक्शन ले लिया ए प्लस बी और सी डी और डी, कोई भी जनरल रिएक्शन ले लो। अब इसके लिए आपको ध्यान देना है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं। इसलिए क्या लिखने जा रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड क्या है ये ध्यान से देखना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड सबसे पहले याद रखना आप कि मैं इसका एवरेज रेट लिख रहा हूं। एवरेज रेट पहले देखते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किसको लिख रहा हूं मैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार अगर समझ गए तो खेल हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इसका क्या होगा, माइनस मैं लगा देता हूं। माइनस लगाने के लिए क्या होता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जैसे सपोज दैट समझो कि इसके 10 मोल थे, धीरे धीरे इसके 5 मोल बन गए, तो शुरू में रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं, माइनस यूज करता हूं रेट ऑफ के लिए। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो डेल्टा ए का कंसंट्रेशन ओवर इसका स्टाइसोमेट्रिक भी, स्टाइसोमेट्रिक से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा टी इक्वल टू, अब रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिख रहा हूं मैं, फॉर रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं भाई, रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट वाले में माइनस लगा देना, क्योंकि वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। क्या होता है, डिसअपीयर, और प्रोडक्ट वाले में प्लस लगा देना। बहुत सिंपल है लिखना, ध्यान से देखो। इसके लिए लिखूंगा मैं माइनस, देखो ये भी रिएक्टेंट है, ये भी मैं माइनस लिखूंगा, और इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा बी का कंसंट्रेशन ओवर इसका स्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, बी से डिवाइड करता चला जाऊंगा, और मुझे लिख देना है टी। देखो बहुत सिंपल है लिखना, बहुत आराम से लिखते जाओ, ठीक है। फिर मैं अगर प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो सब बराबर होते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, यहां मैं पॉजिटिव लगा दूंगा, क्यों, ये अपीयर हो रहा है, क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो अपीयरेंस, अपीयरेंस के लिए मैं प्लस लगा देता हूं, और सेम कहानी वही है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सी और डेल्टा टी। इसके लिए ये भी है, ये भी इसके लिए बराबर होगा। यहाँ भी मैं प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूं तो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। ये मैं लिख रहा हूं, आपको क्या लिखेगा, डी, आराम से लिखो, आराम से, बहुत ही आराम से लिखो। और इसका कोएफिशिएंट क्या है, डी है, तो डी से मैं डिवाइड कर दूंगा, और डेल्टा टी। तो याद रखना, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करूंगा, ठीक है। जब रेट ऑफ, किस ध्यान से लिखना, अगर आप शुद्ध हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहचान लो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय स्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है शुद्ध
इंग्लिश वाली हिंदी है, बिल्कुल। क्या लिखना है? जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तब उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, लिखने का तरीका समझ में आया। अब यहाँ पर ये माइनस और प्लस वाला सिस्टम है तो मैं आगे करके देखता हूँ। माइनस प्लस का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकुलर स्पीशीज के लिए पूछे, किसके लिए पूछे? पार्टिकुलर स्पीशीज के लिए पूछे। जैसे मैं कहूँ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो जैसे जैसे लिखना हो वैसे वैसे देखना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इसके लिए मैं अब कोफिशिएंट का यूज नहीं करूंगा, सीधा सीधा क्या लिखूंगा? माइनस डेल्टा ए का कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा टी। समझ गए बात को? ये सब पर मोल के लिए होती है। किसके लिए होती है? पर मोल के लिए होती है, ध्यान रखना। अब इसी तरह मैं इसका भी लिख सकता हूं, कुछ नहीं करना है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर डेल्टा टी। देखो बहुत आसान है लिखना, बहुत आसान है। एक बार अगर समझ गए तो याद रखना। इसके लिए क्या लिख दूंगा भाई? यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, डेल्टा सी का कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा टी, और इसके लिए लिख दूंगा डेल्टा डी का कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा टी। ये लिख दिया तुम्हारा। कितना आसान है लिखना, है ना आसान? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का लिख दिया, और ये वाला एरिया क्या हो गया? रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस। ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और ये वाला देखो, ये वाला हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये वाला हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ये डिसअपीयरेंस वाले में नेगेटिव लगाएंगे तो यार ओवरऑल मैं कर क्या रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना। ओवरऑल ये बात है, ये वाला पार्ट क्या है? जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना हो तो उसके लिए क्या है भाई? ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ए के लिए। अब जैसे ओवरऑल ये देखो, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। समझ गए बातों को? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, बड़ा ध्यान से समझना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो इसके लिए क्या करना है कि जब मैं कोएफिशिएंट ना लूं तो वो एक पार्टिकुलर स्पीशीज के लिए होता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं लिख सकता हूं कि फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल की मैं बात करूं, किसके लिए बात करूं? 1 मोल के लिए बात करूं, तो आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? जब सभी स्पीशीज 1 मोल हो जाएगी तो हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर सारी स्पीशीज 1 मोल हो जाए, पर मोल हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस और या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो क्या ये लिखना समझ में आया? लिखना समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात होती है यूनिट की, बात होती है किसकी? बात होती है यूनिट की। फिर मैं इसके न्यूमेरिकल करके भी दिखाऊंगा, या मैं एक अभी आपको लिख के सिखाता हूँ कैसे लिखना है। एक जनरल रिएक्शन के लिए चलो लिख लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ सभी लोग, प्यारे बच्चों। भाई बच्चों का काम ही है गलतियां करना, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए आज के बाद। और ये 4 नंबर आपका फिक्स करता है, बिल्कुल सीधे डाल लो, 4 नंबर बिल्कुल फिक्स करता है। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा। तो चलो एक मैं रिएक्शन लिख देता हूं। सपोज दैट रिएक्शन लिख दिया N2 3H2। चलो एक लिखना सिखा देता हूं, और ये बन गया 2NH3। ठीक है, अब इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख रहा हूं और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तीनों चीजें लिख रहा हूं। तो पहले मैं लिख लेता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन सभी के लिखना है तो मैं पहले N2 का कैसे लिखोगे? अब इसी में कोई डिफरेंस है, देखो इंस्टेंटेनियस में लिखूं या मैं डेल्टा में लिखूं, एवरेज में लिखूं? चलो इंस्टेंटेनियस इसमें लिख के दिखाता हूं। मैंने क्या बताया था इंस्टेंटेनियस में कि जब टाइम टेंड्स टू 0 हो जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज रेट के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है ना? तो चलो मैं इसको लिख रहा हूं। उसको कैसे लिखना सिखाया था? D N2 ओवर
सभी बराबर होते हैं, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा माइनस DH2, ये कंसंट्रेशन ही है ना, ये देखो कंसंट्रेशन है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है भाई, स्टोइकोमेट्रिक 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा और क्या लिख दूंगा मैं dt लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा dt लिख दूंगा। समझ गए बात को। फिर अब मैं रिएक्टेंट के बजाय प्रोडक्ट में जा रहा हूं, तो प्रोडक्ट वाले को मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि अपीयर हो रहा है वो, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो इसके लिए क्या लिखूंगा भाई, मैं पॉजिटिव साइन लगा दूंगा और लिखूंगा आराम से छोटा छोटा कंसंट्रेशन ऑफ NH3, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 लिख दो और इसको dt से मल्टीप्लाई। ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। अब अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 लिखूं तो कैसे लिखूंगा, कुछ नहीं करना है, ये वाले पार्ट को उठा के यहाँ पर रख देना है, तो क्या आ जाएगा माइनस dN2 का कंसंट्रेशन ओवर dt। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी उल्टा हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अभी मैं डिसअपीयरेंस लिख रहा हूं ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहा हूं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो क्या लिखूंगा भाई मैं माइनस DH2 का कंसंट्रेशन ओवर dt, ये लिखूंगा नहीं, हाँ जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे देखना। अब मैं लिखूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 यानी अमोनिया के बारे में लिखूंगा, तो अब वहां पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव और ये वाला पार्ट उठा के तुमको रख देना है यहाँ पर, तो D कंसंट्रेशन NH3 ओवर dt डिवाइड। बहुत सिंपल है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था उसका कोफिशिएंट उठा करके यहाँ रख दिया और कोफिशिएंट उठा के बाहर कर दिया और मैंने पूरा पूरा लिख दिया। क्लियर है बात, तो बहुत ही आसान है लिखना। अब यहाँ पर एक चीज बात याद रखनी होती है, बस थोड़ा सा याद रखना होता है कि भाई किसी का जैसे एक और अगर थोड़ा सा समझना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे मान लिया मैं ये R से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका चेंज इन कंसंट्रेशन जैसे मैं लिखूंगा, ऐसे मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल और सिंपल जान लो। जैसे मैंने लिखना शुरू किया तो कैसे लिखूंगा भाई माइनस और इसका चेंज इन कंसंट्रेशन, तो R2 माइनस R1 ओवर T2 माइनस T1, ऐसे लिखूंगा। T2 पर R2 कंसंट्रेशन है और T1 पर टाइम पर R1 कंसंट्रेशन है, तो यहाँ क्या माइनस मैंने इस लगाया कि धीरे धीरे जैसे सपोज कंसीडर करो ये 10 मोल है, 10 मोल है शुरू में और ये भी 0 है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसका कंसंट्रेशन कम होता गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता गया, तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि R1 ग्रेटर देन R, तभी मैंने निगेटिव लगाया जिससे ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, बहुत ही आराम से, पॉजिटिव साइन पहले से है, ये भी वही हो जाएगा R2 माइनस R1 ओवर T2 माइनस T1, तो ये R और हटा के भी प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के लिए लिख सकता हूं, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो P2 ग्रेटर देन P1, P2 ग्रेटर देन P1, P2 ग्रेटर देन P1 कह सकते हो क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन H ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगी भाई ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, बहुत आसान है लिखना, तरीके का बहुत आसान होता है। अब इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको रिएक्शन भी लिखना सिखा दिया, अब यूनिट की बात कर लेते हैं। चलो यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दो तरह से यूनिट लिखते हैं,
पहला यूनिट का टर्म होता है कंसंट्रेशन के टर्म में और दूसरा यूनिट का टर्म होता है बेटा प्रेशर के टर्म। किसमें? प्रेशर के टर्म में। और ध्यान रखना कंसंट्रेशन या प्रेशर के टर्म में जो भी लिखे हम, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कभी भी चेंज नहीं होती। तो कंसंट्रेशन क्या होता है भाई? मोल पर लीटर, और आपको चेंज इन कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर हो गया और इसका टाइम इनवर्स ये लो। और अगर इसका लिखना चाहूं मैं तो एटीएम टाइम इनवर्स। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर प्रेशर के टर्म में है तो एटीएम टाइम इनवर्स हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में है तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स हो जाएगा और ये कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इससे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा आपको अगर ध्यान देना पड़े तो क्या हो जाएगा भाई? सबसे बड़ी बात यह कि हमने यूनिट की भी बात कर ली, यूनिट भी अच्छे से समझ गए इसके बारे में। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ कैसे होगा? सपोज दैट कंसीडर करो आपको ये टाइम और ये आपका क्या है भाई? कंसंट्रेशन। क्या है आपका? ये ऊपर वाली मतलब वाई एक्सिस आपका क्या है? कंसंट्रेशन का है, और एक्स एक्सिस किसका है? आपका टाइम का है। बहुत सरल होता है। सपोज दैट समझो कि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट धीरे 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 क्या होता जाएगा? ध्यान से देखना, धीरे 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 रिएक्टेंट क्या होगा भाई? घटता जाएगा और प्रोडक्ट धीरे 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 क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की क्या होगी? कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ से भी कभी भी सवाल पूछ लेता है, ग्राफ से भी। अभी ग्राफ के और भी सवाल बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है, किसका क्या। तो पहले इतना सिंपल समझ लीजिए कि अगर ऐसा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है तो सीधा जानिए आप कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने पर घटेगी और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने पर बढ़ेगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर हो गई ना बात को? अब इसमें से एक दो इसका यूज कर लेते हैं भाई, सवाल देख लेते हैं कि कैसे सवाल आते हैं इसके में। तो चलो आओ सवाल देख लेते हैं। आपको सवाल में आप देख लेते हैं बढ़िया सा, इसका यूज करना भी सीख जाओ। एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। नहीं जैसे मैं कहूं बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि एक रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना, अगर पूछ लिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड H कितना होगा? क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन दिया रहता है आपका 2 × 10⁻, आप ले लेते हैं इसके लिए -3 मोलरिटी सेकंड इनवर्स, ये पूछ लिया। और कह लिया देन फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, देन फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, ये पूछ लिया। क्या पूछ लिया क्वेश्चन? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड H 2 × 10⁻³ है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है मोलर पर सेकंड में इनवर्स में। तो देन फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। तो पहले मैं इसका रिएक्शन लिख लेता हूं, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन। तो मैं कैसे लिखूंगा? SO2 O2 और ये बना देगा SO3, बैलेंस कर लो। चलो भाई बैलेंस हो गया, मेरा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब मुझे अगर मैं तीनों का लिखूं, लेकिन तीनों को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में पूछा जाए उसी के बारे में काम हम करते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया, इसके बारे में पूछा गया, तो इसका मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता हूं। तो पहले देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SO2 कैसे लिखोगे? ये रिएक्टेंट है तो ये माइनस लगा दोगे, डिसअपियर हो रहा है। D कंसंट्रेशन ऑफ SO2
ओवर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दो और यहाँ पर आ गया डी। ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SO3 लिखूं, एक बार दिक्कत होती फिर तो आप देख कर ही लगा देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SO3, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है SO3 का, तो यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, DSO3 ओवर इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है और D। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये बताओ मुझे, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, अब ये वाला एरिया सोचो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सोचो, ये वाले दोनों एरिया क्या है, रेट ऑफ, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, ये बोल सकता हूँ, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। चलो दोनों को बराबर कर देते हैं भाई, बराबर कर लीजिए, माइनस टी कंसंट्रेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, और ये पूरा आ गया आपका dt का क्या आ गया 2, ये लो, क्योंकि सारा कुछ तो गायब हो गया है, तो इसको क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, और इसको क्या लिख लोगे, पॉजिटिव, तो पूरा वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव तो गायब ही हो गया, क्योंकि ये पूरा वाला पार्ट है ना, ये पूरा, ये देखना, ये पूरा पार्ट है, ये, और इसी तरह ये वाला भी पूरा, ये हटा देना, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला। अब इसका लिख लो DSO3 का कंसंट्रेशन ओवर इसका कितना है, 2 है, 2 को उड़ा, इसका दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दिया हुआ है आपका 2 इंटू कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर -3, तो इसी के बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ SO3, ये लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो ध्यान से देखो, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गई, और इसका आप यूनिट लिख दो, तो यूनिट क्या लिखोगे भाई, मोलर या मोल पर लीटर सेकंड यूनिवर्स। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करके देखते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई ना कैसे करना है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। एक मैं सिखा देता हूं आपको, ग्राम, तो किलोग्राम वाले कैसे चेंज करते हैं, ध्यान देना, कैसे चेंज करते हैं ये ध्यान देना अच्छी तरह से। तो पहले मैं क्या करूंगा, किलोग्राम को मोल में चेंज करूंगा, मोल में फिर दोबारा मैं उसको किलोग्राम में चेंज करूंगा, और जब दोनों को, तब जाके हमारा आंसर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को देखना बहुत अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन को देखना क्या बोल रहा है, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है भाई, इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और आपको किसमें दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखना, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इधर देखो, क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड H कितना दिया हुआ भाई, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है भाई, किलोग्राम पर सेकंड इनवर्स में। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 इन किलोग्राम पर सेकंड इनवर्स। तो ऐसे सवाल में देखो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं इसके लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मैं इसको पहले मोल में चेंज करूं, और मोल में चेंज करने के बाद इसको मैं किसमें चेंज करूंगा भाई, फिर से मास में चेंज करूंगा, तब मेरा आंसर आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले इसका रिएक्शन लिख लो, SO2 O2 और क्या बना दिया, ये SO3 बना दिया, क्या बना दिया, SO3 बना दिया। तो इसको बैलेंस कर लो पहले, चलो बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इनके अब हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, रेट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन चलो लिखो, फटाफट लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन जिसके बारे में पूछा गया है उसी के बारे में हम लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन चलो लिख लो भाई इसके बारे में। इसका लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन तो ये किसका आ जाएगा आपका डिसअपीयरेंस का आ जाएगा। तो डिसअपीयरेंस के लिए हम माइनस लगाते हैं, क्या लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2, क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लिख देंगे, ठीक है, ओवर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है और ये dt। और इसके लिए क्या लिख लेंगे, इसके लिए देखो पॉजिटिव लगा देंगे और d कंसंट्रेशन ऑफ SO3 और इसके लिए इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 है और इसके लिए dt। ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स में पहले चेंज करूंगा, किसमें चेंज करूंगा भाई नंबर ऑफ मोल्स में। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे चलो आ जाओ, माइनस डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 ओवर 2 dt, क्या है 2 dt है, ठीक है बात को। और इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू पॉजिटिव है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 और 2 dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब चलो मैं सबसे पहले इसका जो दिया हुआ ये देखो, ये दिया हुआ ये ध्यान से दो, इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ पहले नंबर ऑफ मोल्स में निकाले। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो इसका अगर मैं मोलिकुलर मास वेट अपॉन निकालना चाहूँ NaOSO2 तो क्या आ जाएगा 3.2 × 10⁻³ और SO2 का मोलर मास कितना होता है 64 होता है। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁵। अब ये मोल्स में आ गया, किस में आ गया मेरा मोल्स में आ गया, किस में आ गया भाई मोल्स में आ गया, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड मोल वाले में आ गया। अब मैं ये वैल्यू यहाँ उठा करके रख देता हूँ। तो देखो वैल्यू अगर मैंने उठा के रख दिया तो कितना, ये 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो गए, खत्म कहानी, इसकी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये कितना आ गया भाई 10⁻⁵ और ये d मोल्स ऑफ SO2। ये तो मोल्स ऑफ में आए, मोल पर लीटर में। अब इसको फिर से मुझे किलोग्राम में चेंज करना है। अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो वही काम है, तो इससे क्या कर दो मोलिकुलर मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं भाई मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसका मुझे क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करूं तो 5 × 10⁻⁵ और SO3 का मोलिकुलर मास कितना होता है 80 होता है, कितना होता है 80 होता है। तो इससे क्या आपका अगर इसे पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 है 0 400 आ जाएगा 10⁻⁵। अब ये किस में आ गया किलोग्राम पर सेकंड यूनिवर्स में आ गया, किस में आ गया किलोग्राम। इसको और सिंपल लिखना चाहो तो 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर सेकंड यूनिवर्स। तो आपका सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, ऐसे सवाल को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको मोल्स में चेंज करो, मोल्स में चेंज करो, इसके बाद फिर से दोबारा इसको मास में चेंज करो, तब जाकर के इसकी यूनिट आती है, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकालना अच्छी तरह से सीख लिया, बस इतना ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट चेंज नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल होता है। और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस इनका भी देख लेना है, अपीयरेंस वाले में पॉजिटिव हो जाता है, डिसअपीयरेंस वाले में निगेटिव हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। और मुझे लगता है कि अब आज से आपको मैंने न्यूमेरिकल भी सिखा दिया कैसे टाइप के आते हैं, किसी का भी आए आप कंपैरिजन कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल करके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी मैंने बता दिया। तो थैंक यू।